दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के होश फाख्ता हैं। कर्नाटक अगर नहीं जीत पाए तो क्या होगा। कर्नाटक में ना जीतने का मतलब है 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम एक झटके में थम जाएंगे। 2024 को लेकर कर्नाटक ही वो दरवाजा है जो विपक्ष की एकजुटता पर मुहर लगाएगा या नहीं लगाएगा, यह कर्नाटक में तय हो जाएगा। कांग्रेस विपक्ष की अगुवाई करेगी या विपक्ष में उसकी कोई हैसियत नहीं बचेगी, यह कर्नाटक में तय हो जाएगा। पदयात्रा राहुल गांधी की जो निकली, उसकी सफलता और असफलता भी कर्नाटक चुनाव से जाकर जुड़ चुकी है। इस देश के भीतर में जो अडानी कांड है और जो नारे अडानी मोदी के लग रहे हैं और जेपीसी की मांग हो रही है, अगर कर्नाटक बीजेपी हार गई तो वो सारा शोर कहीं तेज हो जाएगा, कहीं तीखा हो जाएगा। इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के भीतर भारत के लोकतंत्र को लेकर जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, उस पर भी कहीं ठप्पा ना लग जाए अगर कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हार जाती है तो। अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली के होश अगर फाख्ता हैं, नींदें गायब हो चली हैं, तो वो क्या करेगा। कर्नाटक के लिए हर प्रयोग करने की दिशा में दिल्ली बढ़ चुकी है। सवाल सिर्फ अमूल का नहीं है और सवाल सिर्फ किसानों का नहीं है। एक कदम और आगे बढ़ी और वहां पर जो मिर्च होती है, मिर्च का सबसे बड़ा बाजार कर्नाटक में ही है, एशिया का सबसे बड़ा बाजार। लेकिन सबसे ज्यादा मिर्च लाल रंग की कहीं होती है तो वह गुजरात में है, और गुजरात से भारी तादाद में कर्नाटक के इस बाजार में मिर्च हजारों क्विंटल भेजी गई है। तो वहां का किसान जो मिर्च उगाता है वह क्या सोच रहा है। उसे लग रहा है कि गुजरात मॉडल की यह तस्वीर इससे पहले तो कभी नहीं थी। लेकिन गुजरात मॉडल की तस्वीर सिर्फ धंधे बिजनेस पर नहीं टिकी है, बल्कि यह तो उस सोशल इंजीनियरिंग पर भी टिकी है जो इससे पहले कर्नाटक में नहीं हुआ। कर्नाटक के भीतर जिसके पास धन है, जिसके पास संसाधन है, चाहे वो कितना भी करप्ट क्यों ना हो, टिकट उसे भी दिया गया है। कहीं कहा गया कि बेटों को टिकट नहीं, कहीं पर बेटों को ही टिकट दे दिया गया। कहीं पे करप्शन का सवाल था, लेकिन कुछ जगहों पर करप्शन ही मजबूत दावेदार के तौर पर उभर आया। साम दाम दंड भेद, सारी परिस्थितियां बीजेपी ने जो कर्नाटक की बिसात पर बिछाई है, उसमें पहले राउंड में 189 सीटों का ऐलान और उसके बाद 23 सीटों का ऐलान। जिनके पत्ते कटते चले गए वह विरोध की स्थिति में आ गए, बगावती मूड में है, और बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि अब क्या करें। दिल्ली से फोन घनघनाए जा रहे हैं और फोन एक ही जगह बजता है, येदियुरप्पा का फोन। और माना जा रहा है जब महाभारत, तो ऐसे में विदुर की भूमिका में कौन होगा, येदियुरप्पा को ही आना होगा। उन्हें बकायदा कहा गया संभालिए इस बगावत को, संभालिए इस विरोध को, क्योंकि हर नेता के साथ कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज प्राइमरी सदस्यता से इस्तीफा दे रही है, और यह तादाद बेंगलोर से लेकर दक्षिण और पूर्व के कर्नाटक तक को छू रही है। तटीय इलाके में जहां पर नया प्रयोग बीजेपी यानी दिल्ली से हो रहा है, उस पर भी बगावती मूड में वहां के विधायक, मंत्री जिन्हें टिकट नहीं मिला, जो खुद को कद्दावर समझते हैं, वह भी आकर खड़े हो चले हैं। गुजरात मॉडल कहता है कि जब लोगों में गुस्सा हो, एंटी इनकम्बेंसी का मूड बड़ा हो चला हो, तो बिल्कुल नए तरीके से टिकटों को बांटिए, जिससे लोग भूल जाएं कल तक जिसे वह निशाने पर ले रहे थे उसे हाईकमान ने पहले ही निशाने पर ले लिया। लेकिन बात इससे संभल नहीं रही है। 52 नए चेहरों को उतारा गया, आधे दर्जन से ज्यादा विधायकों के टिकट कट गए। जिनकी हैसियत एक वक्त मुख्यमंत्री की रही, जिनकी हैसियत एक वक्त डिप्टी मुख्यमंत्री की रही, उनके भी टिकट कट गए। लेकिन स्थितियां नाजुक हो चली हैं, और इन नाजुक स्थितियों में क्या वाकई गुजरात के भीतर से निकलकर जो गुजरात मॉडल समूचे देश में समाने का दबाव दिल्ली की सत्ता लगातार ये कहकर बना रही है कि हम चुनाव जीतते हैं, मॉडल हमारा रहना चाहिए, क्या कर्नाटक में वह फेल होने लगा है। और फेल करने वाले कोई दूसरे नहीं, बीजेपी के ही नेता हैं, और इनकी कतार धीरे धीरे बड़ी
होती चली जा रही है। येदियुरप्पा खुद नाखुश नजर आ रहे हैं। तो क्या मोदी और अमित शाह की जो बिसात गुजरात मॉडल के जरिए बिछी है, इसका परीक्षण आज करने की जरूरत है। इस परीक्षण के दायरे में पहले तो जिक्र लोगों का हो जाए, वोटरों का हो जाए, फिर नेताओं का जिक्र होगा। जो बायगढ़ी मार्केट है, ये एशिया का सबसे बड़ा मिर्च का मार्केट है। हमने इससे पहले अमूल की परिस्थितियों में बताया था किस तरीके से लाखों किसानों के भीतर इस बात का शोर है कि दरअसल गुजरात मॉडल ये लेकर लाना नहीं चाहते हैं, बल्कि यहां की अपनी जरूरतों को भी गुजरात पर निर्भर करना चाहते हैं। इसका असर सबसे बड़ा क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि कल तक जो शख्स खामोश थे वो अब बोलने लगे, यानी बीजेपी के एमएलए ही जो वहां मिल्क फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, पहली बार उन्होंने कहा, जी नहीं, नंदनी और अमूल में कोई मर्जर नहीं होगा। नंदनी हमारा ब्रांड है, हम उसी के लिए काम करेंगे। बीजेपी का ही दाव था अमूल को लेकर, और बीजेपी ने ही अपनी जमीन खिसकती हुई देखी तो संभलने की कोशिश की। लेकिन अब नया सवाल मिर्च के किसानों का आकर खड़ा हो गया है। 20,000 क्विंटल गुजरात से निकलकर बायगढ़ी मार्केट में पहुंचा, वहां के अलग अलग कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। इससे पहले नहीं आता था, क्योंकि जब तक एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के नियम कायदे पुराने थे, लेकिन उसमें मोदी सत्ता ने संशोधन कर दिया। संशोधन कहता है कि इस देश के भीतर में, यानी अमेंडमेंट, कोई भी माल किसान कहीं भी ले जा सकता है, कहीं भी बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है। तो 20,000 क्विंटल लाल मिर्च, जिसको गुजरात में पुष्पा भी कहते हैं, हालांकि लाली भी कहते हैं, वह चलकर आया। और जो कर्नाटक का अपना डाबी और काड़ी, वहां की जो लाल मिर्च है, जो उसकी वैरायटी है, उसके सामने संकट इसलिए क्योंकि देखने में लाल रंग ज्यादा गुजरात की लाल मिर्च का होता है। तो क्या यह एक नई परिस्थिति के भीतर, क्योंकि यह भी बड़ी बात है कि उस बाजार पर भी कब्जा पॉलिटिकल तौर पर बीजेपी का ही है। वायगढ़ी की विधानसभा से बीजेपी के ही एमएलए हैं वलारी रुद्रप्पा। यह हावेरी जिले में आता है, जो एक लिहाज से समझिए तो मुंबई कर्नाटक रीजन का क्षेत्र है। अब यहां से अगला सवाल है कि उन टिकटों का क्या होगा, जिसको बैलेंस करने के लिए दिल्ली ने एक बार मंथन किया, 2 बार मंथन किया, 3 बार मंथन किया, 3-3 सूची बनाई और अपने तौर पर यह मान लिया कि दरअसल हमारी सूची ही लागू होगी। अगर इसे लागू नहीं करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। यानी अगर बीजेपी पुरानी परिस्थितियों में लड़ रही है, जो बोमई की अगुवाई में है, तो मैसेज दिल्ली तक है कि चुनाव आप हार सकते हैं। इसीलिए एक झटके में बिल्कुल वैसा समीकरण जो आपको बिहार, उत्तर प्रदेश में दिखाई देता, जिस सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र नए तरीके से देश के भीतर दूसरा कोई नहीं बीजेपी करने लगी है, जो कि मंडल के दौर में कमंडल का नारा लेकर मंडल से बचती थी और सोशल इंजीनियरिंग नहीं करती थी, अब वह उसी पर उतारू है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि कमंडल की उम्र पूरी हो गई। लेकिन जातीय समीकरणों में भारतीय समाज अभी भी बंधा हुआ है, और इसी का असर है कि लिंगायत हो, वो कलिंगा हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, हर लिहाज से अगर परखना शुरू कीजिएगा, लिंगायत की तादाद तकरीबन 17%। बीजेपी ने वोट जो उम्मीदवार खड़े किए, उनकी संख्या अभी तक 51 है। जो वोकलिंगा हैं, उनकी तादाद बताई जाती है लगभग 12 से 15%। 41 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। जो शेड्यूल ट्राइब है, यह सिर्फ 7% है, लेकिन यह चंद जिलों में सिमटा हुआ है। वहां के लगभग 16 उम्मीदवार को बीजेपी ने उतारा। शेड्यूल कास्ट जो है वो 17% है, और 30 उम्मीदवारों को बीजेपी ने उतारा है। जो पिछड़ा तबका है, यानी ओबीसी है, उसकी तादाद लगभग 33% है। उससे जुड़े हुए 32 लोगों को उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने खड़ा किया है। लेकिन बात इसके आगे की है। सवाल है कि जिस गुजरात मॉडल के जरिए देश भर में बार बार यह बताया गया कि यह मॉडल ही जीत दिला सकता है, और इस दायरे के लिए दूसरी कोई भी छत्रप या बीजेपी की अपनी रणनीति काम नहीं आएगी। यह काम दिल्ली से चलकर आएगी और आपको जिता देगी। इसका असर यह हुआ है कि एक के बाद एक जो लगातार विरोध के स्वर हैं, वो बड़े होते चले जा रहे हैं। दूसरे दौर में जो 23-26 नाम दिए गए हैं, उसमें से 7 एमएलए को टिकट नहीं दिया गया।
अब सवाल है कि जहां के ये एमएलए हैं, वो बीदर का इलाका हो, हंगल का इलाका हो, हावेरी का इलाका हो, दावन करे का इलाका हो, कुरमितकल का इलाका हो, कोलार गोल्ड का इलाका हो, मापाकोंडा का इलाका हो, इन जगहों के विधायक क्या कर रहे हैं? एक दो ने तो कह दिया कि हम तो रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन एक दो ने कहा हम मैदान में आएंगे, होगा तो निर्दलीय लड़ेंगे। एक दो ने कहा हम दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। और इन सब के बीच कार्यकर्ताओं में होड़ लग गई, और कार्यकर्ताओं की तादाद बहुत ज्यादा है। इस लिहाज से समझिए कि एक विधायक के पीछे जो औसतन नजर आ रहा है जिनको टिकट नहीं दिया गया, 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता जो हर के साथ जुड़े हैं, वह प्राथमिक सदस्यता को छोड़ने की स्थिति में आ चुके हैं। कुछ जगहों पर इस्तीफा भी दे दिया गया, कुछ जगहों पर छोड़ने को तैयार है। अब यहां पर यह सोचिए कि 2019 में जो उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कहा कि मैंने अपना फैसला ले लिया है, मैं भीख का कटोरा लेकर यहां वहां नहीं घूमता, मैं विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। बात यहीं रुकती तो भी ठीक थी। बात आगे बढ़ी। जो उस वक्त मंत्री थे, यानी अभी सरकार में बंदरगाह और फिशरीज के मंत्री, जो राज्य मंत्री हैं अंगारा, इन्होंने कहा मैं राजनीति छोड़ देता हूं। लेकिन इन गिर के कार्यकर्ताओं ने अपने तौर पर कहा जी नहीं, अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो फिर हम यहां पर बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। दक्षिणी कन्नड़ जिले का सुलिया सीट है, यहां पर परिस्थिति नाजुक हो गई। फिर वो सवाल उठा, क्या वाकई कर्नाटक को परखे बगैर यहां पर गुजरात मॉडल लाया जा रहा है? यह सवाल भी उठने लगा, क्योंकि किसान मजदूरों से जब मामले उठते हैं और निचले तबके से यह आवाज आने लगती है, आप किस मुद्दे के सहारे चल रहे हैं? मुद्दा नहीं है तो उम्मीदवारों के सहारे चल रहे हैं, उम्मीदवार नहीं होंगे तो क्या कोई आपकी अपनी भी साथ होगी? और पूर्व उप मुख्यमंत्री एक दूसरे इशरप्पा, उन्होंने बेटे को टिकट नहीं दी तो उन्होंने कहा मैं भी सन्यासी ले लेता हूं, मैं आपका साथ छोड़ देता हूं। लेकिन इसमें ज्यादा विरोध के साथ शेट्टार उभरे। यह भी पूर्व सीएम रह चुके हैं, जगदीश शेट्टार। इन्होंने विद्रोह किया, बगावत किया और कहा मैं निर्दलीय लड़ूंगा। और निर्दलीय लड़ने के साथ ये जो हुब्बाली की पश्चिम सीट है, बोले मैं यहां से 6 बार चुनाव जीत चुका हूं, यह कैसे संभव है कि आप मुझे टिकट ही नहीं दें? शेट्टार की इस आवाज का असर रघुपति भट्ट पर भी पड़ा। रघुपति भट्ट जो हैं, ये उडुपी से 3 बार चुनाव पिछली बार जीत चुके हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। लेकिन इस बार कहा गया जी नहीं, यह दरअसल तटीय इलाका है कर्नाटक का, यानी आप समझे तो ये मैंगलोर चले जाइए, उस दिशा की स्थिति का हम आकलन कर रहे हैं। एक मछुआरे समुदाय से जुड़े हुए शख्स को यहां पर टिकट दिया गया, यशपाल सुवर्ण, और कहा गया कि दरअसल इन्हें टिकट मिलेगा। फिर काउंटर किया गया, हमको 3 बार जब जीत रहे थे उस वक्त हमारी जाति कहां थी? तब बताया गया जी नहीं। इसके ठीक बगल में जो दूसरी एक विधानसभा है, वहां से एक ब्राह्मण को दे दिया गया है, तो आपको यहां से नहीं देंगे। यह कुंदापुरा की सीट है, यानी वहां ब्राह्मण से तो यहां पर ब्राह्मण से नहीं। यानी जिस जातीय समीकरण का पाठ कर्नाटक में पढ़ा नहीं गया था, वह नए सिरे से पढ़ने की स्थिति में कर्नाटक के विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम तक के सामने मुश्किल आकर खड़ी हो गई है। शेट्टार ने अपने तौर पर यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, यह भी कहा गया कि दरअसल जो हिजाब का मुद्दा है, वह भी जिस यूनिवर्सिटी से निकला, उस यूनिवर्सिटी में बड़ी भूमिका यशपाल सुवर्ण ने अपनाई थी। हालांकि वह यूनिवर्सिटी के प्रबंधन के उपाध्यक्ष थे, जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रबंधन है उसके उपाध्यक्ष थे। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि जिनका टिकट काटा गया वो तो अध्यक्ष थे। फिर मामला फंस गया और कहा गया कि दरअसल आपका गुजरात मॉडल सोशल इंजीनियरिंग नहीं देखता है, आपका गुजरात मॉडल दरअसल यह नहीं देखता है कि किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी भोथरी हो जाए, यानी पक्ष में बीजेपी के। आप देखते हैं कि दरअसल आप पे कौन निर्भर रहे, और इसके लिए येदियुरप्पा को फोन जेपी नड्डा करते हैं और जेपी नड्डा को दिल्ली के हाईकमान करते हैं। हाईकमान कौन है बताया जाए? मोदी शाह की जो पूरी बिसात है उसमें बड़ा साफ है, राज्यों की कमान दिल्ली के हाथ में रहनी चाहिए। जो मॉडल चल रहा है उस मॉडल से आपको जीत एक बार मिलती है, दोबारा आप नहीं जीत सकते हैं, दोबारा हम ही जिताएंगे। मंथन अपने लेवल पे पूरा किया गया, लेकिन 2 सवाल सबको परेशान कर रहे हैं कि जो कन्नड़ संस्कृति है और वहां की जो मनस्थिति राजनीतिक तौर पर है, वह गुजरात मॉडल से अलग है, वह उस सोशल इंजीनियरिंग के मॉडल से अलग है, जिसको बार बार तलाशा जा रहा है।
और तलाशने की दिशा में शायद इसीलिए जो मुद्दे इस दौर में उठ के आए, चाहे वो टीपू सुल्तान का ही मुद्दा क्यों ना हो, चाहे मुस्लिम को लेकर जो आरक्षण था उसके मद्देनजर जो आरक्षण बांटा गया वो क्लिंगा लिंगायत में, उसकी बात हो रही हो, वहां की सांस्कृतिक और सामाजिक समझ राजनीति के समानांतर चलती है। इसे शायद अलग अलग तरीके से राजनीतिक परीक्षण करने वाले भूल कर गए। अगर भूल नहीं किया है और चुनाव फिर भी बीजेपी यानी दिल्ली को भरोसा है कि बिसात तो हमारी ही बिछेगी और हमारी ही चलेगी, तो फिर यकीन जानिए यह बिसात अगर 2024 में भी चल पड़ी तो क्या होगा, लेकिन चलेगी तब जब कर्नाटक में बीजेपी चुनाव जीत जाए। क्योंकि बीजेपी चुनाव जीतते ही उस मूड में आ जाएगी जहां पर उसके बाद ना तो मध्य प्रदेश का कोई मॉडल दूसरा होगा, ना राजस्थान का, ना छत्तीसगढ़ का। और वसुंधरा जो सोच रही है राजस्थान को लेकर, अगर कर्नाटक में बीजेपी जीत जाती है तो वह उफ भी नहीं कर पाएगी जब उनका टिकट कटेगा। और दिल्ली में बैठे हुए जो कद्दावर कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष तक रह चुके हैं, वह भी उफ नहीं कर पाएंगे जब उनकी टिकट कट जाएगी। क्योंकि गुजरात मॉडल को चलाते हुए चुनाव अगर लगातार जीत रहे हैं तो फिर कौन इसके रास्ते में आकर खड़ा होने की हिम्मत करेगा? हिम्मत कोई नहीं करेगा। लेकिन अगला सवाल फिर वही, अगर यह गुजरात मॉडल नहीं चला कर्नाटक में और कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, एक झटके में भारत के भीतर की जो राजनीतिक तस्वीर है वो आपको बदलती हुई दिखाई देगी। उसमें जो कांग्रेस का कद होगा, जो विपक्ष की एकता होगी, जो करप्शन के दाग अडानी कांड के जरिए मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं उसके जो नारे होंगे, इस देश के संस्थानों का जो सवाल होगा, जो डेमोक्रेसी का सवाल होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर उठते सवाल होंगे, सब सवाल एक झटके में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के साथ न सिर्फ बड़े हो जाएंगे बल्कि 2024 की दिशा में कहीं तेज आंधी की तरह बढ़ने लगेंगे। लेकिन उसकी काट बोमई की अगुवाई में पारंपरिक तौर पर चुनाव लड़ने की नहीं हो सकती है, यह दिल्ली मान चुकी है। मोदी शाह की बिसात मान चुकी है कि पारंपरिक तौर पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, वहां की जो परिस्थितियां जिस लिहाज से चल रही है। इसीलिए बीजेपी के भीतर जो बदलाव किए गए हैं, कल्पना कर सकते हैं ये उन जगहों पर बदलाव हुए हैं जहां पर बीजेपी ने लगभग सारी सीटें जीती। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वहीं से निकलती है जहां पर बीजेपी ने सभी सीट जीती। दो जिलों का हम जिक्र करते हैं, उडुपी भी तटीय इलाका है। यहां की 5 विधानसभा की सीटों पर पिछले चुनाव में 5 पर बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार परिवर्तन कर दिया गया उम्मीदवारों का। उम्मीदवारों ने सोचा ये परिवर्तन उनको हटाकर किया जा रहा है जीतने के लिए, या हटाकर किया जा रहा है कि उनकी राजनीतिक जमीन खत्म हो जाए और कोई नया प्यादा इस दौर में खड़ा हो जाए। इसी तरीके से दक्षिणी कन्नड़ का जो मैंगलोर का इलाका है, वहां पर 8 सीटें हैं। 8 में से 7 सीट पिछली बार बीजेपी जीती थी, 1 ही सीट कांग्रेस जीती थी, वहां पर भी परिवर्तन। लेकिन दिल्ली कहती है देखिए विवाद कम होगा, सभी तबका खुश रहेगा, सोशल इंजीनियरिंग का खेल अपनाना होगा और एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करवाना होगा, तभी हम दोबारा चुनाव जीत सकते हैं, अन्यथा नहीं जीत पाएंगे। और यही पाठ येदियुरप्पा को बताया गया। येदियुरप्पा से कहा गया इंडिविजुअल लेवल पर एक एक से जाकर आप मुलाकात कीजिए, क्योंकि जो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं उनके खिलाफ बड़ी नाराजगी है और जो बार बार जीत चुके हैं उन्हें तो लोग देखना नहीं चाहते हैं। ये अपने सर्वे में बीजेपी के पास निकलकर जब दिल्ली तक पहुंचा तो एक झटके में उन नेताओं के पर कतरने की शुरुआत हो गई जिनको लेकर शक कि बीजेपी के खिलाफ वोट चलता चला जाएगा अगर इन्हें दोबारा मैदान में खड़ा कर दिया गया तो। लेकिन सवाल इसके आगे का है। एक सवाल यह भी है कि टिकट किन्हें दिया जा रहा है, क्या उसमें करप्शन को मायने? बेलगावी टिकट उन्हीं को दिया गया जो फैसला अपने हिसाब से संसाधनों के मुताबिक, पैसे के मुताबिक ले सकें, वो चाहे करप्ट ही क्यों ना हो। यानी मैटर नहीं किया यहां करप्ट। और इस फेरिस्त में जब आइएगा तो पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार अकेले कह रहे हम चुनाव लड़ेंगे, पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावाड़ी कह रहे हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पूर्व डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा कह रहे हम रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन उनके समर्थक इस्तीफा देने पर तैयार बैठे हैं। 3 बार के एमएलए रघुपति भट्ट
कहते हैं हम रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन उस इलाके के भीतर बीजेपी नहीं जीतेगी। कुछ ऐसी परिस्थिति विधायकों की साथ कार्यकर्ताओं की खड़ी हो गई है। पूर्व मंत्री अंगारा वह भी कह रहे हैं मैं तो चुनाव लड़ूंगा, आप कैसे मुझे बैठा देंगे। अब यहां पर जो आखिरी सवाल सबसे बड़ा है, इस सवाल के दायरे में वह तमाम सीटें निकल कर आ रही हैं कि कहां से कौन से विधायक की टिकट कटी, अब वो क्या करेगा। उसमें खास तौर से चनागिरी के एमएलए मडाल विरूपा कश्यप, जिन पर जेल में है, जिन पे करप्शन का चार्ज है, उनको ये कह के हटाया गया, लेकिन दूसरी जगह एक दूसरे करप्ट को दे दिया गया। मोदीगिरी के एमएलए एमपी कुमार स्वामी, यह इनके भी होश फाख्ता हैं, ये क्या हो रहा है। काला घाटगी के जो निमनवार जो है वहां पर वो, देवांगगिरी के एसवे विंद्रनाथ जो हैं, हावेरी के नेहरू होलेकर जो हैं, मायाकोड़ा के जो एन लिगाना जो हैं, और कोडानूर के जो सुकुमार शेट्टी जो हैं, इन सब के सामने सवाल इस दौर में कहीं बड़ा हो चला है कि आप देख क्या रहे हैं। आपने तो जो माइनिंग खनन माफिया के तौर पर जिनकी पहचान जनार्दन रेड्डी या उनके बड़े भाई करुणाकर रेड्डी को तो आपने हरनापल्ली से टिकट दिया है ना, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। जो तुमकर के भीतर जो हाउसिंग मिनिस्टर सोमन्ना के बेटे अरुण है, उनको आपने गुड़वी से टिकट दिया है ना। आपने कौन से मापदंड रखे हैं, यानी गुजरात मॉडल की पहली पहचान दिल्ली के हिसाब से बिछती राजनीतिक बिसात, जिसमें जो भी राजनीतिक कद्दावर होगा उसको या तो नतमस्तक होना है या उसकी राजनीतिक जमीन खत्म कर दी जाएगी। और दूसरा सवाल कि जो परीक्षण और जो सर्वे दिल्ली में बैठा हाईकमान करता है, वैसा सर्वे कर्नाटक के भीतर बीजेपी नहीं कर पाएगी, यह भी संदेश दे दिया गया। लेकिन आखिर के दो सबसे बड़े सवाल, और दोनों सवाल 2024 की दिशा में जाते हैं। दोनों सवाल इसके बाद होने वाले राज्यों के चुनाव के भीतर क्या गुजरात मॉडल चलेगा या नहीं चलेगा, उस दिशा में जाते हैं। बीजेपी अगर जीत गई तो फिर चल पड़ेगी दिल्ली की, उसके बाद कोई मायने नहीं रखेगा। जो अपने आप को कितना भी बड़ा नेता समझता हो वो संभल जाए। कांग्रेस अगर जीत गई तो उसके बाद देश के भीतर जो राजनीतिक उबाल, मोदी विरोध, अडानी कांड का शोर, और इन सब के बीच लोकतंत्र के खत्म होने की आहट, और ये सारे मुद्दे धीरे धीरे विपक्ष को कैसे एकजुट कर देंगे और कितनी ज्यादा बड़ी तादाद में ताकत मिलेगी विपक्ष को, यह अब कोई बताने की बात नहीं है। शायद इसीलिए कर्नाटक को लेकर हर प्रयोग बीजेपी कर रही है। रातों की नींद गायब है, दिन के भीतर लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। सवाल एक ही है, हर हाल में कर्नाटक जीतना है। आप चाहे तो इसे गुजरात मॉडल ही कह लीजिए। यह तस्वीर है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।